क्षेत्र का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से हुआ है। जैसे कोई क्षेत्र तो फुल्ली डेवलप्ड है, कोई क्षेत्र जो है वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए उसकी स्थिति बहुत बैकवर्ड है, बहुत दयनीय है। कुछ जगह पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, उसको हम कहते हैं डेवलपिंग फेज में है, अभी धीरे धीरे शुरू हुआ है, अभी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन अभी ग्रोथ है नहीं वहाँ पे। तो रीजनल इम्बैलेंसेस कहता है कि डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अब रीजन्स क्या होता है? रीजन्स में हम रखते हैं स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को या यूनियन टेरिटरी को। स्टेट हो गई आपकी जैसे उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी जैसे मुजफ्फरनगर, यूनियन टेरिटरी हो गई आपकी जैसे जम्मू एंड कश्मीर। अब इंडिकेटर्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस क्या हैं? किन इंडिकेटर से, किन संकेतों से हमें पता चलता है कि यहाँ रीजनल इम्बैलेंस है? पहला है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम गोवा से आती है, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस ऑपरेशन ज़्यादा है। और सेकंड नंबर पे पंजाब आता है, और बाकी का अपने क्रम अनुसार अलग अलग उनके क्रम बने हुए हैं, उनके स्टेजेस अलग अलग हैं। तो पर कैपिटा इनकम से हमें रीजनल इम्बैलेंस का पता चल जाता है। इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि गोवा ज़्यादा डेवलप्ड है और पंजाब गोवा से सेकंड नंबर पे आ रहा है। सेकंड पॉइंट है पॉपुलेशन। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। और जहाँ की पॉपुलेशन जो है भुखमरी में मर रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ ग्रोथ नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, पलायन कर रहे हैं मजदूर, तो वहाँ पे उसके अनुसार हम जान के कह सकते हैं कि लिटरेसी रेट जो है, एम्प्लॉयमेंट रेट जो है अगर लो है तो वो रीज़न बैकवर्ड है। थर्ड है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। कहा जाता है शेयर ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो यूपी में ज़्यादा है। हमारी यूपी में खेती बाड़ी बहुत अधिक होती है, तो जो फूड ग्रेन्स है, अनाज है, इसका प्रोडक्शन यूपी में ज़्यादा है। तो इस बिना पे भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि प्रधान प्रदेश है यूपी। तो यहाँ से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी जाती है। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड फूड ग्रेन्स है, अनाज है, इसका प्रोडक्शन यूपी में ज़्यादा है। तो इस बिना पे भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कृषि प्रधान प्रदेश है यूपी। तो यहाँ से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी जाती है। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा, उन्हें हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयड हैं, वो बेरोजगारी उनको परेशान नहीं कर रही है, और वो फैक्ट्रीज़ में छोटा बड़ा हर काम में लिप्त हैं, जिससे कि उनको रेगुलर इनकम आ रही है और उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं। फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज़। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पैरिटीज़ देखी जा रही हैं, अगर कोई लैक ऑफ फैसिलिटीज़ देखी जा रही है, जैसे कि कंजम्पशन ऑफ पावर, लाइट नहीं आती है, पानी पीने का नहीं मिल रहा है सही टाइम पे, रोड ट्रांसपोर्ट आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, माध्यम नहीं है, तो आप इसको कह सकते हैं कि वहाँ पे बैकवर्डनेस है। कंजम्पशन ऑफ पावर, रोड ट्रांसपोर्ट में अगर टोल प्लाजा जैसे फैसिलिटी देता है, अच्छी रोड्स देता है, जिससे कि टू एंड फ्रो वाहनों का बहुत इजीली हो पाता है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर अगर अच्छा है, इरिगेटेड एरियाज़ हैं, जैसे यूपी में इरिगेटेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा आप देखने को मिल रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हाई रेट पे किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बताती हैं कि इम्बैलेंस है या बैलेंस है, रीजन डेवलप्ड है या बैकवर्ड है। कॉजेज ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस, क्या कारण है जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस होता है? फर्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्टर्स।
अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स का या पर्टिकुलर स्टेट का ही उन्होंने जो है डेवलपमेंट किया। उन्होंने वेस्ट बंगाल को बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा गया वहाँ पे ब्रिटिश काल में ही, और उन्होंने महाराष्ट्र की एकदम सूरत बदल दी, उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। और बाकी के जो रीजन्स हैं, एरियाज़ हैं कंट्री के, वो उन्होंने इग्नोर कर दिए, अवॉइड कर दिए, बाकी जो है बैकवर्ड की गर्त में चले गए। और ये 2-3 एरियाज़ जो हैं, 2-3 स्टेट जो हैं, ये वहाँ पे डेवलपमेंट करे गए। दूसरा पॉइंट है जोग्राफिकल फैक्टर। कभी कभी बेकार मौसम भी हो कारण बन जाता है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता और हमारा रीजन एक बैकवर्ड बन जाता है। जैसे कि कहीं फ्लड्स आ रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही हैं, तो सारी व्यवस्था जो है ठप हो जाती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। जैसे कुछ दिन पहले ही अभी जम्मू एंड कश्मीर में बाढ़ आई थी, अभी केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो वहाँ के सारे रास्ते जो बनाए गए थे, जो फैसिलिटी बिजली पानी की दी गई थी, जो टेलीकम्युनिकेशन के वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट किए गए थे, वो सारे ख़त्म हो गए। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण भी रीजनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर आसानी से सुविधा पहुँचाई नहीं जाती, अगर पहुँचाई भी जाती है तो बाढ़ आने की वजह से, तूफान आने की वजह से, या कुछ और नेचुरल कैलामिटीज़ आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से वहाँ पर जो है वो सारी व्यवस्था जो है ठप हो जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। थर्ड है लोकेशनल एडवांटेज। लोकेशनल एडवांटेज कहता है कि स्पेशल फेवर दिया जाता है एनसीआर, जो एरिया कैपिटल रीजन में आता है, नियर टू कैपिटल रीजन आता है, वहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट लगा दें, हम जो है कोई प्लांट का लोकेशन ले लें, वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर लें। क्यों? क्योंकि उनको एक स्पेशल बेनिफिट मिल जाता है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई इजीली मिल जाएगी, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक कैपिटल रीजन के नज़दीक है। तो ये लोकेशनल एडवांटेज भी कारण बनती है कि सब लोग एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसको ही हब बनाना चाहते हैं और दूसरे एरिया को इग्नोर कर देते हैं, वहाँ नहीं जाना चाहते। फोर्थ पॉइंट है इनएडिक्वेसी ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड। कुछ इकोनॉमिक ओवरहेड की डिस्पैरिटी हो जाती है, ड्यू टू लैक ऑफ ओवरहेड्स ऑफ इकोनॉमिक नेचर। कौन कौन से? जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन आपको सही नहीं मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको सही नहीं मिल रहा है, पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। तो इन सब इकोनॉमिक ओवरहेड्स की कमी के कारण आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, बिहार जो है वो आज भी बैकवर्ड ही बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ये पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। फिफ्थ पॉइंट है फेलियर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म। कभी कभी हमारी जो प्लान होते हैं, हम जो है एक पर्टिकुलर एरिया को लेके ही ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, दूसरे एरियाज को हम अपने प्लान में शामिल ही नहीं करते। तो कभी कभी हमारी जो प्लान होते हैं, हम जो है एक पर्टिकुलर एरिया को लेके ही ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, दूसरे एरियाज को हम अपने प्लान में शामिल ही नहीं करते। तो नो प्लान आउटले फॉर दी पुअर रीजन्स, जहाँ पर हमें रियल सेंस में एक ग्रोथ की ज़रूरत है, एक डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसको अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो हमारा रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और हमारा प्लानिंग जो है फेल हो जाती है। जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है तो राइट थिंग इन राइट वे इन राइट टाइम होनी जरूरी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार की स्थिरता ही नहीं है। कोई सरकार आती है, वो जो है पहले अपने तरीके से प्लानिंग क्रिएट करती है, अपना बजट बनाती है, अपना एक्सपेंडिचर का तरीका बनाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सपेंड करती है, प्रोजेक्ट्स चलाती है। दूसरी सरकार को वो प्रोजेक्ट्स जो हैं पसंद नहीं आते हैं, दूसरी सरकार, जब नई सरकार आती है तो वो प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, जिसके वजह से प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते और डेवलपमेंट अधूरा ही रह जाता है। लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ बैकवर्ड स्टेट। अगर किसी चीज़ से हम निकलना चाहते हैं तो हमें जो है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन
प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखा गया है कि रीजनल इम्बैलेंस का मुख्य कारण लैक ऑफ मोटिवेशन है। लोगों को ये उम्मीद हो गई है कि यहाँ पे कुछ होगा नहीं तो हमें ये जगह छोड़ के जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर मेहनत करी जाए तो आप जो है देखेंगे कि जो ज़मीन उपजाऊ भी नहीं थी, बिल्कुल बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी से, एक स्किल से, नॉलेज से और मेहनत करके वहाँ पर जो है अलग तरीके की फसल को उपजाया गया और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया। नेक्स्ट है मीजर्स टू कंट्रोल। पहला आता है प्रोविज़न फॉर रिसोर्स ट्रांसफ़र। अगर आप इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको रिसोर्स ट्रांसफ़र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर जो रिसोर्स अवेलेबल है सरप्लस में, आप उसमें कि रिसोर्सेज जो है बैकवर्ड एरियाज़ में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, जिससे कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करी जाएंगी, कुछ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, तो वो भी अपना एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे और बैकवर्डनेस को पीछे छोड़ के धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज पे क्रॉस कर जाएंगे। सेकेंड है स्पेशल पर जो है अलग तरीके की फसल को उपजाया गया और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया। नेक्स्ट है मीजर्स टू कंट्रोल। पहला आता है प्रोविज़न फॉर रिसोर्स ट्रांसफ़र। अगर आप इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको रिसोर्स ट्रांसफ़र के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर जो रिसोर्स अवेलेबल है सरप्लस में, आप उसमें कि रिसोर्सेज जो है बैकवर्ड एरियाज़ में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, जिससे कि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करी जाएंगी, कुछ प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाएगा, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को सुविधा मिलेगी, तो वो भी अपना एक पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाएंगे और बैकवर्डनेस को पीछे छोड़ के धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज पे क्रॉस कर जाएंगे। सेकेंड है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सरकार को चाहिए कि सरकार की मदद से, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाएं, जैसे कि IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे गांव को आपने देखा है कि वहाँ पे कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे गांव में किसी तरीके की परेशानी ना हो, डेवलपमेंट क्रिएट किया जा रहा है गांव में भी। DAP ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम। कभी कभी देश में सूखा पड़ जाता है, किसी स्टेट में ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, सूखे से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया कि जब सूखा पड़ जाए तो उस एरिया में किस तरीके से प्लानिंग करके उन लोगों को उस स्थिति से बाहर लेकर आना है। CSRE क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। गांव के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अगर एक ही जगह जाने की होड़ में लग जाएंगे तो जो है दिक्कत हो जाएगी। गांव में ही फैसिलिटी क्रिएट कर दी जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी जाए, स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप किया जाए, जिससे कि गांव के लोगों को भी एक रोजगार मिल जाए। थर्ड है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलता है, कंसेशन मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में छोटा छोटा बिजनेस, सोल्ड प्रॉपर्टीशिप या पार्टनरशिप में इंडस्ट्रीज़ को खोलें, फैक्ट्रीज़ को खोलें, जिससे कि वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। तो यही कहा गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल बिजनेस इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस आर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इन बैकवर्ड एरियाज। जाता है सूखे से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया कि जब सूखा पड़ जाए तो उस एरिया में किस तरीके से प्लानिंग करके उन लोगों को उस स्थिति से बाहर लेकर आना है। CSRE क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट। गांव के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अगर एक ही जगह जाने की होड़ में लग जाएंगे तो जो है दिक्कत हो जाएगी। गांव में ही फैसिलिटी क्रिएट कर दी जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया जाए, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी जाए, स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप किया जाए, जिससे कि गांव के लोगों को भी एक रोजगार मिल जाए। थर्ड है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट।
अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलता है, कंसेशन मिलता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है कि बैकवर्ड एरियाज में छोटा छोटा बिजनेस, सोल्ड प्रॉपर्टीशिप या पार्टनरशिप में इंडस्ट्रीज़ को खोलें, फैक्ट्रीज़ को खोलें, जिससे कि वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएं। तो यही कहा गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्मॉल स्केल बिजनेस इंसेंटिव्स एंड कंसेशंस आर गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर टू वर्क इन बैकवर्ड एरियाज। फोर्थ पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ इंसेंटिव्स देती है, जैसे कि इनकम टैक्स कंसेशन। अगर कोई इंडस्ट्री, कोई एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर गांव में खुला हुआ है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किसी गांव में, ट्राइबल एरिया में या किसी रीजनल इम्बैलेंस वाले एरिया में होता है, तो उनको इनकम टैक्स में कंसेशन दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स हॉलीडे। जो नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती हैं, जो बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड रीजन में होती है, उन्हें टैक्स हॉलीडे दी जाती है, उन्हें टैक्स से रियायत मिलती है, उनको टैक्स से निदान मिल जाता है। सेंट्रल स्टेट सब्सिडी स्कीम, जो केंद्रीय सरकार होती है वो जो है सब्सिडी स्कीम चला रही है, जिससे कि बैकवर्ड एरिया को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए और वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जाएं और वहाँ का डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम अच्छे से चलाया जाए। डी है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम में ये बताया जा रहा है कि 50% कंसेशन वहाँ पर उन खर्चों पे दिया जाता है जो कि रॉ मटेरियल, कच्चा माल का मूवमेंट में लगे हुए हैं रेल के माध्यम से, जो कि डेवलप्ड रीजन से बैकवर्ड रीजन तक सप्लाई पहुंचा रहे हैं, रेगुलर सप्लाई में व्यस्त हैं। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।